नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे ट्रस्ट के मिड कैप फंड की, जो एक एनएफओ है और ये एनएफओ 27 फरवरी को ओपन हो रहा है, क्लोज होगा 13 मार्च को। इस मिड कैप एनएफओ फंड की बारीकियां समझेंगे। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर संदीप बागला मौजूद हैं, जो कि सीईओ हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड से। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और जो मिड कैप फंड आप लेकर आ रहे हैं, इसकी तमाम डिटेल्स समझेंगे, इसकी टाइमिंग को भी समझेंगे, लेकिन पहले क्विकली मार्केट्स पर एक व्यू आपका। एग्जिस्टिंग मार्केट्स को लेकर क्या राय है आपकी? रिमेनिंग ईयर कैसा एंटिसिपेट कर रहे हैं? इन्वेस्टर्स के लिए क्या सजेशन आपकी तरफ से रहेगा अगले एक साल के लिए, बताइए। जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने शो पे बुलाने के लिए। मिड कैप्स के हमने जब एनालिसिस की मिड कैप फंड्स के बारे में और मिड कैप कंपनीज के बारे में, तो हमने ये देखा कि मिड कैप्स का परफॉर्मेंस लास्ट 15 सालों में, 10 सालों में काफी अच्छा रहा है। जो रिटर्न्स जनरेट हुए हैं मिड कैप की, वो लार्ज कैप और स्मॉल कैप से काफी ज्यादा हैं। अगर हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखें या रोलिंग रिटर्न्स देखें, उसमें भी मिड कैप्स काफी हद तक खरा उतरा है और रिटर्न्स काफी अच्छे दिए हैं मिड कैप्स ने। मिड कैप्स वो कंपनियां हैं इंडिया में, जो सबसे बड़ी जो 100 कंपनियां होती हैं उसे इंडिया में हम लार्ज कैप कहते हैं। नेक्स्ट 150 जो बड़ी कंपनियां होती हैं मार्केट कैप के अनुसार, उन्हें हम मिड कैप कहते हैं। तो मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो काफी बड़ी होती है और जिसमें ग्रोथ भी काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज कैप्स। ये कंपनियां अपने अपने सेक्टर्स में काफी हद तक लीडर्स साबित हो जाती हैं। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो स्टैब्लिश हो जाता है। इनको कस्टमर्स इनके साथ जुड़ते रहते हैं, इनका ग्रोथ होता है, ये नई टेरिटरीज में जाते हैं, एक्सपोर्ट्स में जाते हैं और इनको कैपिटल की भी कोई रिक्वायरमेंट, इन्हें कैपिटल बड़े आराम से मिल जाती है। तो ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने लास्ट 15 सालों में काफी अच्छा ग्रो किया है और बाकी जो कैटेगरीज है स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप्स, उन्हें कंसिस्टेंटली आउटग्रो किया है। अगर हम देखें कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ब्लूमबर्ग एस्टिमेट्स के हिसाब से कि जो अर्निंग ग्रोथ है, इसमें स्मॉल कैप या लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। नेक्स्ट 2 साल तक करीब 21% पर ईयर एक्सपेक्टेड है कि अर्निंग्स ग्रो करेंगी मिड कैप इंडेक्स की जो कंपनीज हैं उसमें। स्मॉल कैप्स में 19% का अनुमान है और लार्ज कैप्स में 12% का अनुमान है। लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जो वैल्यूएशंस थे, वो पहले करीब 35 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे, वो अभी कम होके करीब 26-27 पे आ गए हैं, सिंस मार्केट से थोड़ा टाइम करेक्ट किया है। तो ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म एवरेज के अनुसार है। इंडिया एक हमेशा प्रीमियम मार्केट रहेगा, क्योंकि हमारी कंपनीज का ग्रोथ, अर्निंग्स का ग्रोथ, इकोनॉमी का ग्रोथ बाकी देशों से, कंपनियों से काफी ज्यादा अनुमान लगाया जाता है और लंबे समय तक ये ग्रोथ रहने की उम्मीद है। इसलिए मिड कैप्स अभी एक ऐसे मुकाम पे हैं जहां पे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा संदीप जी, मैं इसी पॉइंट पर आ जाती हूँ कि अभी आप मिड कैप फंड क्यों लेकर आए हैं? क्या मिड कैप्स की जो चिंताएं थी, जो डर था, वो कम हो गया है? वैल्यूएशन, ग्रोथ, कंफर्ट ओवरऑल मिड कैप्स में कितना दिखाई दे रहा है? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई, सबका कहना यही रहा कि अभी थोड़ा मिड कैप्स पर हाथ हल्का रखें, पोर्टफोलियो एलोकेशन मिड कैप्स की तरफ थोड़ा कम रखें, लार्ज कैप्स की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा रखें। क्या अब मिड कैप्स पर वापस कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, मुझे लगता है कि इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जहां पे लोगों को अगर देश के ग्रोथ से बेनिफिट लेना है, अर्निंग्स के कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है, तो आपको एक लंबे समय तक, 5-7 साल तक इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप 5-7 साल तक बने रहेंगे, तो आपका जो एंट्री पॉइंट है वो अगर 2-4% नीचे भी हो, तो कोई लंबे समय में आपका जो रिटर्न आएगा उसको कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से एंट्री की टाइमिंग, अगर आपका जो उद्देश्य है वो सही है कि आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, तो एंट्री टाइम बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी आपके रिटर्न्स जनरेशन में। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि
कुछ समय पहले 6-8 महीने पहले वी वर ट्रेडिंग एट 35 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो। वो अभी कम होके टाइम करेक्शन के कारण, प्राइस करेक्शन के कारण अभी करीब 26-27 पे आ गया है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज के अनुसार है। और इंडिया हमेशा एक प्रीमियम मार्केट रहेगा, मिड कैप्स प्रीमियम पे ही ट्रेड करेंगे। तो मेरे ख्याल से गिवन द फैक्ट कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग ग्रोथ नेक्स्ट 2-3 सालों में 21% के आसपास आएगा, 26-27 के पीई पे खरीदना, अगर अर्निंग ग्रोथ आया तो इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ये एक सही समय है। हमारे इन्वेस्टर हमेशा सोचते हैं कि मार्केट में जब करेक्शन आएगा तब हमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये जब करेक्शन आता है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल से ये करेक्शन काफी हद तक हो गया है। इंडिया एक बहुत ही डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है। ग्लोबल जो चीजें होती हैं उससे हमारा सेंटिमेंट में उतार चढ़ाव आता है, ना कि अर्निंग्स पे। तो मेरे ख्याल से लंबे समय तक बने रहें, ये अच्छा समय है मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का। ओके। अच्छा संदीप जी, अब आते हैं ट्रस्ट के मिड कैप फंड की, जो कि एनएफओ है। पहले तो इसकी बारीकियां आपसे समझना चाहेंगे, और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि मिड कैप कैटेगरी में ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में मौजूद हैं, देन इन्वेस्टर्स के मन में जरूर ये सवाल होगा कि वाई ट्रस्ट मिड कैप फंड, बताइए। देखिए, हमने करीब 1-1.25 साल पहले स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया था, और तब भी सबके मन में ये सवाल आया था कि ट्रस्ट में हम क्यों निवेश करें। आज जब हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं लास्ट 1 साल का, जब से हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, हमारे इंसेप्शन डेट से देखते हैं, तो हमारा जो अल्फा हमने जनरेट किया है ओवर इंडेक्स 10-12% के आसपास है। एक हमारी जो स्टॉक पिकिंग की पद्धति है, जो टेक्निक है, जो फ्रेमवर्क है, वो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग जो हम फंड मैनेजर्स कहते हैं, उसको असली रूप से उभार के लाता है। और इन्वेस्टर्स के लिए हम ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं जिनका ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहता है। हमारा जो फ्रेमवर्क है उसमें हम करीब 3 चीजें देखते हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, कि कंपनी एक मेगा ट्रेंड से अगर गुजर रही हो तो उसका ग्रोथ काफी हद तक निश्चित हो जाता है। जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि लोग पहले एफडीज में इन्वेस्ट करते थे, आज इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो कंपनियां इस इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई है, ब्रोकिंग कंपनीज, एएमसीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सबके प्रोस्पेक्ट्स में काफी बढ़ावा हुआ है लास्ट फ्यू इयर्स में, और ये ट्रेंड चलता रहेगा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि लीडरशिप कैसी है। अगर लीडरशिप स्ट्रांग है तो वो अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा सकती है। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि कंपनी की टर्मिनल वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ रही है कि नहीं। आज हम देखेंगे कि हमारी जो कंपनीज हैं उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंटेंजिबल एसेट्स या नॉन फिजिकल एसेट से बनती है, उनके ब्रांड से बनती है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन से, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से, उनके कस्टमर की जो लॉयल्टी है उससे बढ़ती है। दुनिया की जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं उनका वैल्यूएशन आज आ रहा है नॉन फिजिकल एसेट से। और ये जो हम टर्मिनल वैल्यू से देखते हैं, तो इससे हमें एक डिफरेंशिएटेड इंसाइट मिलती है कंपनी के बारे में, जो हमें कन्विक्शन देती है कि हम इनमें इन्वेस्ट करें और इनमें हम बने रहें। एंड दिस इज वाई हमारी जो कंपनीज में इन्वेस्ट हम करते हैं उनका रिजल्ट इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा होता है। और हमारे स्मॉल कैप ने काफी आउट परफॉर्म किया है, और मेरा ये मानना है कि हमारी फंड मैनेजमेंट टीम ऐसे स्टॉक्स में चुन के निवेश करेगी कि मिड कैप भी हमारा काफी अच्छा चलेगा। तो वी आर एन आउट परफॉर्मिंग फंड इन द स्मॉल कैप कैटेगरी। तो इसीलिए आपको, मुझे लगता है कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के मिड कैप फंड में डालना चाहिए। ओके। अच्छा, इस फंड का कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा एलोकेशन वाइज? जी, एलोकेशन मिड कैप फंड्स की 65% मिनिमम हमें मिड कैप कंपनीज में डालना पड़ता है। बाकी जो 35% है वो मिड कैप में भी डाल सकते हैं, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो फंड्स हो वो ट्रू टू लेबल हो। तो मेरे ख्याल से 70 से 75% तो मिड कैप में रहेगा, 10 से 15% स्मॉल कैप में रहेगा, और थोड़े बहुत लार्ज कैप और कैश में रहेगा। अच्छा, पॉकेट्स आपने आइडेंटिफाई की हैं क्या कि मिड कैप्स बास्केट में ही एलोकेशन सेक्टर स्पेसिफिक या पॉकेट स्पेसिफिक कैसा रहने वाला है? देखिए, कुछ सेक्टर्स हमें लगते हैं कि कुछ बहुत लंबे समय तक ग्रो करेंगे और फास्ट ग्रो करेंगे। जैसे कि सेक्टर्स हैं प्रीमियम कंजम्पशन। आज हम देख रहे हैं कि देश में जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ती है, लोग
कि जो एस्पिरेशंस हैं वो एक बेटर अनुभव की तरफ बढ़ते हैं। जो होटल्स हैं, ट्रैवल हैं, हॉस्पिटल्स हैं या फिर कपड़े हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लोग कंजम्पशन, प्रीमियम कंजम्पशन की तरफ जाते हैं। और इससे प्रीमियम कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो कहते हैं, वो सेक्टर हमारे ख्याल से चलेगा। अगर इंडिया को ग्रो करना है 7-8% पे, तो मुझे लगता है कि फिजिकल एसेट क्रिएशन की जरूरत रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होगा, रियल एस्टेट कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, ये सब कंपनीज में डेफिनेटली ग्रोथ आएगा। अब जब मैं भारत के भ्रमण पे जाता हूँ, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सिटीज में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि 4-5 सालों में कंपनीज की पूरी नक्शा पलट हो गया है। कंपनीज में जो सिटीज हैं, हमारी छोटी सिटीज हैं, वहाँ बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर्स जो हैं ये अच्छा करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो भी काफी अच्छा ग्रोथ करेंगी, बिकॉज एज लोग, पीपल फिनेंशियलाइजेशन करेंगे अपनी सेविंग्स का, तो ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कंपनीज काफी आगे बढ़ सकती हैं। हमें लगता है कि डिजिटली भी जो कंपनियां इनोवेट करेंगी, उनका भी काफी फायदा होगा। तो मेरे को लगता है कि ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसपे हम बुलिश रहेंगे ऑन अ ट्रेंड बेसिस। और कई बार हम ऐसे सेक्टर्स में भी कुछ टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि अभी मेटल्स की जो कंपनीज हैं और जो सिक्लिकल कंपनीज हैं, टिपिकली उनमें इन्वेस्टमेंट हमारा कम रहेगा, बट कुछ समय के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर हम फिर प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। ओके, आईटी और फार्मा को लेकर व्यू क्या है, और क्या इन सेक्टर्स को मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में जगह मिलेगी मिड कैप फंड में? दीपाली जी, कौन से सेक्टर का आपने वर्णन किया अभी? आईटी और फार्मा। आईटी, देखिए मेरे ख्याल से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। हमारी आईटी सेक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, लेकिन हम एक ग्लोरीफाइड बॉडी शॉपिंग बन के रह गए हैं। और हमारा वो इकोसिस्टम नहीं है इंडिया में जहां हम आरएनडी में स्पेंड करें, ऐसी तकनीकियों में इन्वेस्ट करें जिसमें फेलियर का चांस भी ज्यादा हो, लेकिन अगर ये पूरी दुनिया को बदलने की पोटेंशियल रखते हो, तो मेरे ख्याल से जो ये एआई रिलेटेड प्रोडक्टिविटी गेन्स आएंगे, हमारा आईटी सेक्टर डेफिनेटली पिवट करेगा और इन पे एप्लीकेशंस बनाएगा जिनमें ग्रोथ रहेगा। लेकिन इन्वेस्टर के नजरिए से अगर हम देखें, तो जो एक्साइटमेंट था, जो ट्रेंड ग्रोथ था आईटी कंपनीज का, वो अब मेरे ख्याल से थोड़ा फीका हो गया है। तो आईटी कंपनीज में हमारा झुकाव थोड़ा कम रहेगा, हमारा रुझान कम रहेगा। फार्मा इज अ एवरग्रीन स्टोरी। आई थिंक फार्मा सीडीएमओज और ये जो ऐसी कंपनियां हैं, इनका ग्रोथ मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग रहेगा। तो फार्मा में डेफिनेटली हमारा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रहेगा। एक क्विकली ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जब लौटेंगे तो कुछ और बारीकियों को समझेंगे। कितना होराइजन एक इन्वेस्टर को लेकर चल रहा है अगर वो इस फंड को लेते हैं, इसको भी समझेंगे, रिस्क एपेटाइट को भी समझेंगे। जल्द वापस आते हैं फिर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्रस्ट के मिड कैप फंड की, जो एक एनएफओ है। 27 फरवरी को ये ओपन होगा, 13 मार्च को होगा क्लोज। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर संदीप बागला मौजूद है हमारे साथ, जो कि सीईओ हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड से। संदीप जी, आपने काफी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की ब्रेक में जाने से पहले। क्लियरली आपने समझाया क्या अप्रोच आपकी रहेगी। मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ, आपने अपने पैरामीटर्स तो बताए स्टॉक सिलेक्शन के, क्या एक्टिवली अप्रोच आपकी रहेगी वो भी आपने समझाया। लेकिन क्योंकि ये मिड कैप का यूनिवर्स इतना वाइड है, आपको हर तरीके का मिड कैप यहाँ पर मिलेगा। एक वो मिड कैप भी है जो लीडर है, एक वो मिड कैप भी है जो कि फ्यूचर पोटेंशियल रखता है लार्ज कैप का, लार्ज कैप बनने का। एक मिड कैप वो भी होगा जो ऑलरेडी लार्ज कैप बनने की तैयारी कर रहा है। किसी का नीशे डोमिनेंस होगा। तो एग्जैक्टली कौन से वो 3-4 क्राइटेरिया रहेंगे जिन पर आप खास तौर से फोकस करेंगे, फिर चाहे वो स्टेबिलिटी की बात हो, लीडरशिप की बात हो, नीशे डोमिनेंस की बात हो, पोटेंशियल लार्ज कैप बनने की बात ही क्यों ना हो। आई एम श्योर काफी डिफिकल्ट रहेगा, बट क्या अप्रोच रहेगी? देखिए, मिड कैप, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि केवल 150 कंपनियां हैं जो मिड कैप्स कहलाती हैं। हमने लास्ट 5 साल में देखा है कि ये जो 150 कंपनियां थी, उनमें 24 कंपनियां काफी रैपिडली ग्रो बन करके ये लार्ज कैप बन गई, और केवल ऑलमोस्ट 41 कंपनीज का ग्रोथ थोड़ा कम था,
तो वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में चली गई। तो मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारी चॉइसेस हैं फंड मैनेजर के पास, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के ग्रोथ रेट रहेंगे और सेक्टर के लीडर्स मिलेंगे आपको। जो लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, टावर कंपनी है, टेलीकॉम टावर कंपनी है, या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, या कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसी बहुत सारी सेक्टर्स और उनके लीडर्स हमें मिड कैप में देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से हम देखेंगे कि लीडरशिप कैसी है, हमारा जो टर्मिनल वैल्यू फ्रेमवर्क है उसके उसमें ये कंपनियां कितना खरा उतरती है। हम देखेंगे कि उनके नेक्स्ट 2-3 साल के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हम देखते हैं, फाइनेंशियल वैल्यूएशन करते हैं, हम इनका मार्जिन प्रोफाइल देखते हैं और देखते हैं कि इनकी जो कस्टमर बेस है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कंपटीशन कैसा है, डंपिंग हो सकती है कि नहीं। ऐसी काफी सारी चीजें हम देखते हैं before we analyze the stocks. I think it will be very exciting times to invest in mid cap companies, and I think इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहेगा। अगर आप एक समय दें फंड मैनेजर को, एक लंबे समय तक बने रहें, तब आप उस स्कीम का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ओके। अच्छा, अब अगर कोई एक्सपोजर लेता है इस फंड में तो आपके हिसाब से उसकी रिस्क एपेटाइट कैसी होनी चाहिए, या फिर आप अपने इस फंड को रिस्कोमीटर के हिसाब से कहाँ प्लेस करेंगे? देखिए, अगर इक्विटी में है तो आप, इक्विटी एक रिस्की एसेट क्लास है। ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो इक्विटी में रिस्क नहीं है। अगर ग्रोथ स्लो होता है अर्निंग्स में तो इक्विटी मार्केट वैल्यूएशंस कैन फॉल। इंडेक्स लेवल पे इक्विटी मार्केट से ज्यादा करेक्ट नहीं किया है, बट इंडिविजुअल्स जो डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो कहते हैं उनका पोर्टफोलियो काफी हद तक डाउन चल रहा है। तो इक्विटी, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इक्विटी एक बहुत ही डेंजरस रिस्की एसेट क्लास है। इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं इसकी वॉलेटिलिटी से, अगर आप एक लंबे समय तक, एक लंबे अरसे तक आप बने रहें इस एसेट क्लास में। जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है उसको आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो 5 से 7 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, पीरियोडिकली एसआईपी करनी चाहिए, लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिड कैप्स का हमने देखा है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स लार्ज कैप से और स्मॉल कैप से दोनों से बेहतर है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मिड कैप में कोई बहुत स्पेशल रिस्क है कंपेयर टू अदर इक्विटी मार्केट्स और अदर इक्विटी सेगमेंट्स। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि जो रिस्क इक्विटी मार्केट का है वही मिड कैप में है। इक्विटी मार्केट में आपको एक लंबे समय तक रहना चाहिए सो दैट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आती है अगर, तो आप उसे आप उस पर कंट्रोल कर सके, उससे आपका जो एसेट एलोकेशन है चेंज ना हो। तो मेरे ख्याल से आपको 5 से 7 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और एक जनरल रिस्क एपेटाइट होना चाहिए कि भाई अगर किसी साल रिटर्न नहीं आए तो आप विचलित ना हो, आप डगमगाए ना, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट में बने रहें। ओके। तो यानी 5 से 7 साल का नजरिया एटलीस्ट लेकर चले अगर आप इस फंड में एक्सपोजर लेते हैं तो। संदीप जी, हालांकि रिटर्न्स को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है अपने इस मिड कैप फंड को लेकर और अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर। तो किस तरीके के रिटर्न्स एंटिसिपेट करें लॉन्ग टर्म में इस फंड से? देखिए, लॉन्ग टर्म में एक निवेशक का उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसकी परचेजिंग पावर कम ना हो। तो जो भी इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उससे 2-3% रिटर्न तो आपको मिलना चाहिए फ्रॉम फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स ओनली। इंडिया की जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो हमने देखा है पास्ट में 13-14% के आसपास रहती है और उससे 2-3% ज्यादा इक्विटी मार्केट्स देता है। तो मेरे ख्याल से, देखिए बोलना उचित तो नहीं होगा, लेकिन हमने देखा है पास्ट में इन्वेस्टर्स हैव गेन्ड, लास्ट 15 साल का जो रिटर्न है मिड कैप का वो 16 से 17% के बीच में है इंडेक्स लेवल पे। जो इंडिविजुअल फंड्स हैं उन्होंने उससे भी ज्यादा अल्फा जनरेट किया है। तो मेरे ख्याल से इस 15 साल के पीरियड में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, कोविड देखा है, टेपर टेंट्रम देखा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है। तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, इंडिया का ग्रोथ तो मुझे लगता है बरकरार रहेगा। जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स,
ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनका जो फाउंडेशन है ये काफ़ी मजबूत है। तो मेरे ख्याल से अच्छा रिटर्न जो पास्ट के परफॉर्मेंस है, होपफुली वैसे ही रिटर्न्स आएँगे। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे रहेगा, जीडीपी ग्रोथ थोड़ी नीचे रहेगी, तो आप 1-2% नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है 16 से 18%। ट्रस्ट के इस मिड कैप फंड में एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को बता दें कि ट्रस्ट का ये मिड कैप फंड 27 फरवरी को ओपन हो रहा है, क्लोज होगा 13 मार्च को। अगर आप इस एनएफओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस टाइमलाइन को ज़रूर ध्यान में रखें। वेल्स, थैंक यू संदीप जी आने के लिए शो में, और तमाम बारीकियाँ अपने इस फंड से जुड़ी हुई, अपनी अप्रोच से जुड़ी हुई आपने शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ। थैंक यू एंड गुड लक आपको। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है सिंधी की आवाज़ पर। नमस्कार।